ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबील साहब, कॉन्सेप्ट नंबर 8। तो हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं और उनमें से ये लास्ट है जो मैंने इकट्ठे किए थे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स। तो ये आपके एफएससी बुक में भी जो वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमें एरिया देती है किस चीज़ का, पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये फॉर एग्जांपल साइड ए है और ये साइड जो है वो बी है, तो फिर ये साइड भी ए होगी और ये साइड क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरिया है इसके इनसाइड वो अगर आपने लेना है तो वो आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड से ले सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जो नए आए बैठे हैं रिजवान, वैसे ए क्रॉस बी जो होता है ये होता है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ ये थीटा और साथ यूनिट वेक्टर भी होता है। लेकिन हमने डायरेक्शन नहीं लेनी, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो जो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होगी वही इसका एरिया होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वो डेफिनेटली हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कि दैट इज़ इक्वल टू हाफ इनटू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ओके, तो इस तरह से आएगा। इसको डस्टर की तरह जैसा क्लियर। शान साहब आज ना आते तो जुर्माना लगता। अच्छा, जोड़ी माशाल्लाह सलामत रहे, अल्लाह ताला सलामत रखे हैं। अच्छा, वेरी गुड। बैठे 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 जल्दी करें। तो ये आसान है आपके लिए, ये हम कर चुके हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके जी, इफ एरिया इज दिस फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ए क्रॉस बी करें जी सॉल्व। आप करें, शाबाश। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। जी, तो इस्तेमाल करें जी डिटर्मिनेंट मेथड। 7 × 21 प्लस 4 × 12 और साथ में के हेट। अच्छा खैर, 33/2 यूनिट्स आया है, तो ये यूनिट्स और हमने डायरेक्शन जो है वो नहीं लेनी, सिर्फ ये लेना है। क्लियर, तो ये वाला आ जाएगा। ओके जी, 33/2 यूनिट्स। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी सिर्फ नहीं निकलता बल्कि साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकलता है। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में जानना लाजमी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। को इनिशियल वेक्टर्स हम अगले दिन बात कर रहे थे। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि यहाँ से ही आप ये वेक्टर ए ले रहे हैं, यहाँ से ही वेक्टर बी ले रहे हैं, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। ये पी से ही, पॉइंट पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लिहाजा ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद को टर्मिनस वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, जो एंड एक पॉइंट पे हो रहे हो। ये एक वेक्टर है ए, ये भी एंड हो रहा है यहाँ पे, शुरू बेशक कहीं से हुआ था, पी से हुआ था, लेकिन एंड क्यू पे हो रहा है। ये वेक्टर ए क्यू पे एंड हो रहा है और दूसरा एक वेक्टर है बी, वो भी क्यू पे एंड हो रहा है। ये को टर्मिनस वेक्टर्स है। ठीक है, a vector which gives the position of a point with reference to the origin of the coordinate system is called position vector। तो नए बच्चों के लिए लाजमी है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। ठीक है, हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, आप यहाँ से चले पॉइंट ए से बी तक, सही है, पॉइंट ए से बी तक आप चले, तो ये आपका वेक्टर है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ए कहाँ है वो कहाँ से पता चलेगा, ओरिजिन से वहाँ तक, और इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, नॉर्मली आर से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पहुँचे थे, ये पॉइंट बी कहाँ है पहले इसका तो पता हो, उस पॉइंट बी के पता करने के लिए ओरिजिन से आप वहाँ तक एक वेक्टर ड्रा करेंगे, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, जो ये वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, अच्छा जी, तो ये आ गया। नेक्स्ट, collinear vectors। collinear vectors are those vectors which act either along the same line or along parallel lines। along the same line से मुराद ये है कि ये एक वेक्टर है ए
और एक वेक्टर इसी के आगे ही शुरू हो गया, ये वेक्टर बी है, ये सेम लाइन के अलॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, पोलर वेक्टर्स आर दोज विच आर एसोसिएटेड विद लीनियर और डायरेक्शनल इफेक्ट। जब भी अलॉन्ग द लाइन आप मूव कर रहे हों या मूव करवा रहे हों, ठीक है, तो उसको हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, फोर्स एट्सेट्रा, ठीक है। और इसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, इसका जो डायरेक्शन v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जिधर आप मूव कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह इसने बात की है कि जिधर आप जा रहे हैं, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही है जिधर आप जा रहे हैं तो फिर वो पोलर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम है तो p इज इक्वल टू mv के है, तो जिधर वेलोसिटी है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर वेलोसिटी, उधर ही मोमेंटम है। इसी तरह आप फोर्स की बात कर लें तो फोर्स एक्सलेशन के अलॉन्ग है। अच्छा, एक्सियल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स एसोसिएटेड विद रोटेशन अबाउट एक्सिस, ये सबको पता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a vector which gives the position of a point with reference to a point other than the origin or the coordinate system is called displacement vector। अभी पढ़ा था, तो वो जो वेक्टर था d, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के अलावा है। इट इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ से चले थे यहाँ तक, ये आपका वेक्टर डिस्प्लेसमेंट था, तो ये आपका r1 था और ये आपका r2 था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, r2 माइनस r1 के बराबर। एन के नरेंद्र कुमार के कुछ MCQs हैं, वो कुछ हमने यहाँ पे करने हैं, बाकी जो MCQs हमारी बुक वाले कर लिए थे हमने, अब हम करने लगे हैं एन के नरेंद्र कुमार से। तो एन के का जो MCQ नंबर 1 होगा, पहले हम उसको देखने लगे, ठीक है। आप अपनी बुक्स खोल लें। एन के का ये तीसरा चैप्टर बनता है। पहला चैप्टर यूनिट्स डायमेंशंस का है, दूसरा चैप्टर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे सिलेबस के मुताबिक नहीं है, अभी हम वो नहीं कर रहे। तीसरा चैप्टर देखें जो वेक्टर्स वाला है, ठीक है, पेज नंबर 177, ठीक है। तो आपने इधर देखना है, अभी आपने उसके पीछे कैलकुलेशंस की तरफ भी नहीं जाना। हमने को 15 एक MCQ हमने यहाँ पे करने हैं, उसके बाद फिर बाकी मैं आपको निशान लगवाऊंगा, आप वो करेंगे, ठीक है। तो पहले MCQ है एंगुलर मोमेंटम इज, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, आसान है, एक्सल वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है, इसलिए एक्सल वेक्टर है। एन के टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्योंकि स्ट्रेन भी दो चीज़ों की रेशो है, ठीक है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, और इस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रेशो ऑफ डेंसिटीज़ भी होती है, रेशो ऑफ वेट्स भी होती है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वुड और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दो चीज़ों की रेशो है, तो कट के ये डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हम चार्ज और टाइम दोनों स्केलर हैं, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, इस पर हमने डिटेल से बात की थी। वैसे करंट की आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाके कि करंट की जो AC है उसको हम कहते हैं कि फेज़र है, ठीक है, जो DC है उसको हम कहते हैं स्केलर है, ठीक है, वो हम वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। तो ये अभी यहाँ पे इन दो MCQs में ये सेंस समझाना लाजमी था कि एक्सियल वेक्टर्स भी होते हैं, और ये भी बताना लाजमी था कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती, और साथ में ये भी बताना था कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए इस MCQ को लिया। नेक्स्ट भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से चल के यहाँ आ गया है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो राइट हैंड रूल लगाएं तो ऐसे लगता है। तो जो एंगल है यहाँ पे थीटा, उसकी डायरेक्शन इधर होती है, ठीक है, ये एंगुलर क्वांटिटी है। इसी तरह जो ओमेगा होता है उसकी डायरेक्शन भी इधर होती है, और अल्फ़ा जो है वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी, लेकिन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। इसी तरह हाँ, एंगुलर मोमेंटम भी इधर होगा, और टार्क जो है वो भी इधर होगा, ठीक है। तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं वो अलोंग द एक्सिस होती हैं, इसलिए उनको एक्सियल वेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हैं ये वेक्टर्स। लेकिन साथ में अगर हमें मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो हम क्या कहेंगे कि एक्सियल वेक्टर्स। ओके जी, नेक्स्ट, तो इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर देन, तो हमने ज़ाहिर है बहुत पुराना पढ़ा हुआ होता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस को देख लेते हैं थोड़ा सा, उससे रिलेटेड, चूँकि आपने शायद देखा हो कि इससे रिलेटेड MCQ आ जाता होता है, ठीक है। तो पहले दूसरे दिन भी बात हो रही थी, कुछ बच्चा कोई पूछ रहा था, जवेरिया पूछ रही थी कि सर ये स्पेस में वेक्टर हो तो किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। तो स्पेस में वेक्टर हो तो फिर अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स लगते हैं, और फिर उनके कॉज ले लें तो उससे आपको डिस्टेंसेस वगैरह भी मिल जाते हैं,
तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये ए है, यहाँ पे जगह नहीं है, ये वेक्टर है सॉरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ये जो जी एक्सिस है ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक वेक्टर बना लेंगे, ये यहाँ पे वेक्टर बनाने लगा हूँ जो स्पेस में होगा लेकिन बनाया नहीं जा सकता, तो वो वेक्टर हम यहाँ पे बनाने लगे, ठीक है। तो ये वेक्टर है, मैं इसको चूँकि ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कह लेते हैं, ठीक है। वैसे इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा उसको हम कहेंगे अल्फ़ा, जो वाई के साथ बन रहा होगा वो बीटा, और जो जेड के साथ बन रहा होगा वो गैमा होगा, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि इसी का हर एक एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल आप लेंगे इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ये जो हिस्सा बनेगा इसको हम कहेंगे ये बेस है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ ए, ठीक है। इसी तरह आप वाई एक्सिस पे लेंगे तो ये जो बेस बनेगी है बी। इसी तरह आप जेड एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वो जितना भी होगा वो सी होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ मालूम करनी है, तो कहाँ से पता चलेगी, कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कॉज ऑफ एल्फ़ा, इस एंगल का कॉज ऑफ एल्फ़ा किसके बराबर होगा, ये साइड डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ एंगल इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये जो साइड है ये ए है डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में है तो इसके तीनों ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर रूट, ये होगा कॉज ऑफ एल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको कॉज अल्फ़ा को एल भी कहा जाता है। इस तरह आप कॉज ऑफ बीटा निकालेंगे, कॉज ऑफ बीटा निकालेंगे वो होगा बी ओवर आर का की मैग्नीट्यूड, वो होगा बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर रूट। इसी तरह कॉज ऑफ गैमा लेंगे तो वो सी ओवर आर की मैग्नीट्यूड, वो होगा सी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर रूट। तो इनको एल एम एन भी कहते हैं, एल एम और एन, ठीक है। ये आपकी हेल्प करते हैं कि वो वेक्टर जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा जो बना रहा है उसकी वैल्यूज़। अच्छा, अब अगर आप इनका स्केयर ले लें तो फिर ये किसके बराबर होगा, स्केयर लेके ऐड कर दें तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू, तो एल की वैल्यू ये है उसका स्केयर ले लें, फिर एम की वैल्यू ये उसका स्केयर ले लें और एन की वैल्यू है उसका स्केयर ले लें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की, और इसमें एल किसके बराबर था, कॉज ऑफ एल्फ़ा उसका स्केयर, कॉज ऑफ बीटा उसका स्केयर, कॉज ऑफ गैमा उसका स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप डायरेक्शन कोसाइन एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ए बाई मेन वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी, तो इस तरह से। तो इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर दैन एल स्केयर प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई। इसके बाद व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई प्लस जे प्लस के। तो अगर ये जो वेक्टर है जिसका उसने नाम क्या रख दिया है आई प्लस जे, उसको मैं ए कह देता हूँ, आई प्लस जे प्लस के, बल्कि वही आर ही रहे, उसका नाम आई प्लस जे प्लस के है, ठीक है। अब इसमें आई की वैल्यू 1 है, इसकी 1 इसकी 1, यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की भी वैल्यू 1 है और सी की भी वैल्यू 1 है। तो अब उसी तरह से आप इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा, सी बनता है, ठीक है जी। तो एल की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 ओवर ए स्केयर, 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 ऊपर स्केयर रूट, तो 1 ओवर 3 स्केयर रूट। तो ये एल की वैल्यू आ गई है। इसी तरह एम की वैल्यू भी यही बनेगी और एन की वैल्यू भी यही बनेगी, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया डायरेक्शन कोसाइंस को भी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, शुड आई इरेज इट जी, ओके जी। नेक्स्ट देखें भाई, ये वाले MCQs आप इधर ही देखेंगे, बाकी हल बात वहाँ बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इधर ही देखें। NK 12th MCQ है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्ररी स्केलर जी। तो अल्फा आएगा अगर आप एक वेक्टर को उसके पैरेलल में ही रखते हैं, यानी कि यहाँ पे था, आप उसको यहाँ ले आते हैं या यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, तो उसमें चेंज नहीं आता। लेकिन याद शर्त यह है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर। हाँ जी, तो कुछ देर पहले बात हुई है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये जहन में रखें, बच्चों को भी बताएं। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे, NK19 an object originally at point this centimeter is given a displacement this, the coordinates of the new position are, जी तो नई पोजीशन कहाँ पे होगी उनकी, इनिशियल पोजीशन ये है और डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो आपको पता है क्या बताया था हमने कि ये यहाँ से वेक्टर यहाँ गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है ये वाला, ये बेटे डिस्प्लेसमेंट है और उसके बाद ओरिजिनल पॉइंट है ये इनिशियल, ये जो R1 है उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है 2i + 5j + k, तो ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8i - 2j + k सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है जी। हाँ जी, क्या बना 1032 सेंटीमीटर्स, ओके जी। हाँ हाँ, हेड टू टेल रूल लगेगा। तो इसमें कौन सा है रिजल्टेंट, कौन सा है R2 ही रिजल्ट, जिसकी टेल दूसरे की टेल से मिल रही हो और जिसका हेड दूसरे के हेड से मिल रहा हो तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो वो आ जाएगा R1 + D। तो इसमें पुट करेंगे R1 की वैल्यू, मैं कर रहा हूँ ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। D क्या है 8i - 2j + k, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपके पास कौन सा है 2 और 8 10i + 5 - 2 3j और k + k 2k। तो आप इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में 10 3 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट जो है उसकी सेंटीमीटर्स में दी गई है, ओके क्लियर। चल नेक्स्ट चलें, ओके जी। नेक्स्ट MCQ है जी, if A = B + C and B = C + A then the vector C is, जी तो ये तीन वेक्टर्स हैं A B C, ठीक है, और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। if A = B + C and B = C + C then the vector C is, तो C किसके बराबर है, हाँ जी, तो A की जो ये वैल्यू है ये इसमें पुट कर दें, ठीक है। A की वैल्यू है B + C, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो B = C + B + C, तो ये 2C हो गया = B - B 0, ठीक है। तो C किसके बराबर है, 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो C फिर जो है वो नल वेक्टर के बराबर है, चूँकि 2 ≠ 0, ठीक है। तो ये नल वेक्टर के बराबर, ओके ओके जी। 5 forces 9.8 Newton each acting at a point are coplanar. If the angles between neighboring forces are equal then the resultant is, जी नकल नहीं मारनी भाई, अभी ये डिस्कस करना है। यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं, पांचों इस तरह से हैं कि उनके दरमियान एंगल सेम है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा 2π / 5, देखें कितना होता है 360 / 5 35, एक बच्चा 5 दूने 10, 72 डिग्री हर एक के दरमियान बने तो क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाएगी एक। हाँ चूँकि ये ऐसे जाएगा ना तो ये 45 यहाँ बनेगा ऐसे ही, अच्छा जी। तो ये आ गया 72, इसके बाद फिर ये सीधा चला गया, फिर ऐसे बनाना है कि यहाँ पे एंगल ये 72 है, ठीक है, ये 72 है। अच्छा फिर ये सीधा चला गया, इसके साथ यूँ बनाना है 72, ठीक है हैं। अच्छा ये सीधा जाएगा तो हमने ऐसे 90 बन जाएगा, ऐसे बनाना था। हाँ बस ठीक है, थोड़ी सी लंबी बना ली है, बस ठीक है। अच्छा ये एक्सटर्नल एंगल्स अगर हम बनाएंगे और इंटरनल पर कितना बन जाएगा 108 ही होता है। तो ये बात वही जहन में रखें कि हमने वही वाली जो एक्चुअल जो चीज़ है कि एंगल हमने टेल्स के दरमियान ही लेने होते हैं। तो ये वेक्टर है तो इसको आप आगे ले जाएंगे ताकि इस वेक्टर की टेल से 72 बने, ओके। तो इस तरह से, ओके जी। नेक्स्ट 2 वेक्टर्स A and B lie in a plane, तो 2 वेक्टर्स हैं A और B lie in a plane, another vector C lies outside the plane, वो बाहर है। the resultant of A + B + C of the 3 vectors, जी तो इन 3 वेक्टर्स का सम
एक वेक्टर ये है ए, किसी बॉडी को खींच रहे हैं, दूसरा वेक्टर प्लेन में ये है, तीसरा वेक्टर बाहर की तरफ है, प्लेन में नहीं है, तो क्या ये तीनों मिलके नेट इफेक्ट ज़ीरो देंगे? कभी भी नहीं देंगे। कैन नॉट बी ज़ीरो। ये हम पढ़ के आए हैं कि अगर आउट ऑफ प्लेन है तो फिर 4 होनी चाहिए, मिनिमम 4 फोर्सेस होनी चाहिए जो ज़ीरो बना सकें। ठीक है, तो ये इस चीज़ की रिवीजन थी।